बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। हम आज मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट्स एंड रिलेशंस। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे, जो कि बेसिकली हमने सेट्स को ही सॉल्व करना होगा बाय वन डायग्राम। कॉन्सेप्ट्स और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की एक्सरसाइज हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसलिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी एक्सप्लेन करूँगा, जिनमें हम देखेंगे सेट्स की रिप्रेजेंटेशन, सेट्स के ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स यानी ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट्स और सबसेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी सबसे पहले सेट्स होते क्या हैं। Sets basically a set is a collection of well defined distinct objects। यानी कि आप सेट के अंदर आप किसी भी चीज़ को, यानी जो डिफरेंट वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको आप एक सेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, चूँकि वो एक कलेक्शन हो गई और ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसको सेट भी लिख सकते हैं, यानी ए। अब आपने उसको नाम देना होगा। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो भी बताता हूँ। सेट की रिप्रेजेंटेशन हमेशा हमारे पास कैपिटल लेटर से होगी, ये आपने बात याद रखनी है। इक्वल टू, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट्स डालेंगे और इसके अंदर हम अपने जो भी सेट होगा वो लिख लेंगे, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेट ले लेता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो मैंने कैपिटल के साथ नाम लिखा 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये मेरे पास होंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। अब एलिमेंट्स ऑफ सेट बेसिकली 5 हैं यहाँ पे, और इन सारे एलिमेंट्स को आप सेपरेट करके लिखते हैं बाय कोमास, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। हमने डिफरेंट एक सेट को कितने तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। सेट को हम बेसिकली 3 मेथड्स के साथ, या 3 रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो है टेबुलर फॉर्म, ये आप याद कर लीजिए। दूसरी है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, ये भी हमारे पास आएगी अभी, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं और इसको। और थर्ड है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अब मैं एक ही सेट को इन तीनों तरीक़ों से लिखूंगा तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा कि एक सेट को हम 3 तरीक़ों से किस तरह लिख सकते हैं। अब मेरे पास है, फर्स्ट करें, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ले लिया। अब मैं उसको कैसे लिखूंगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मैं इसी फॉर्म को लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन थी ये थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी इसमें मैंने डिस्क्राइब करके लिख दिया। अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो वो मैं कैसे लिखूंगा। मैं लिखूंगा ए अंदर एक्स, ये मैं जिस तरह बोलता जाऊंगा आपने उस तरह समझना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। फिर से x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड ये एंड का सिंबल है, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन 6, यानी 6 से छोटा है। हाँ, मुझे पता है कि ये है हमारे पास 1 से लेकर 5 तक थे। अब ये अंडरस्टूड है कि नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से ही होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ टेबुलर फॉर्म, तो ये जो मेरे पास फॉर्म थी ये बेसिकली टेबुलर फॉर्म थी। ये भी मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास ऐसे लिखा जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। ये थी हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने की, या एक सेट को 3 तरीक़ों से हम किस तरह, या 3 फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैंने आपको ये दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज सेट्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से लेकर 4 तक स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं हमारे पास वो 0 इंटीजर में आएगा, ये याद रखना है आपने। और प्लस माइनस के नंबर्स, यानी ये दोनों तरफ चलते हैं।
इवन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। 2 पे जो कि डिवाइड हो सके उनको आप इवन कहते हैं, और उसमें नेगेटिव भी शामिल होते हैं, ये भी आपने याद रखनी है बात। ऑड भी इसी तरह, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते 1 3 5, लेकिन उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शामिल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQ हैं, ये आपने याद रखने हैं। ये स्टूडेंट को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि क्या नेगेटिव भी शामिल होगा, बट यस नेगेटिव भी शामिल होते हैं। लास्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में हमारे पास वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। उसमें है 2 3 5 7 11 और 13। ये इनके सिंबल्स हैं, ये आपने सिंबल फिक्स्ड हैं, ये डेजिग्नेटेड हैं। यानी होल नंबर के लिए हमेशा कैपिटल W, इंटीजर्स के लिए कैपिटल G, इवन के लिए कैपिटल E, ऑड के लिए कैपिटल O, प्राइम नंबर्स के लिए कैपिटल P यूज़ होगा। मैं अभी आपको सेट बिल्डर नोटेशन या इसको रूल मेथड ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको आपने कैसे लिखना है। उसके बाद मैंने तीनों को एक ही सेट के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेट्स के ऑपरेशंस। हमारे पास सेट्स के बेसिकली 3 ऑपरेशंस होते हैं। उसमें सबसे पहला है यूनियन, फिर है इंटरसेक्शन और फिर है डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैं अपने पास से एक कुछ सेट्स ले लेता हूं ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि कैसे ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं सेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट A हो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। मैंने यही सेट A ले लिया, और जो है मेरे पास B सेट है वो हो 4 5 6 और 7। अब ये मेरे पास सेट B आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में हमारे पास है यूनियन, इंटरसेक्शन और है डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन का सिंबल होता है इस तरह U, इंटरसेक्शन का होता है इस तरह, यानी फ्लिप साइड ऑफ U। डिफरेंस तो आपको पता है नेगेटिव को कहते हैं, इस तरह होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ A यूनियन B, ठीक है। ये ऑपरेशन लगाया आपने A यूनियन B में। ये याद रखें दोनों के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, लेकिन कॉमन एक दफ़ा लिखना होता है, लेकिन आएंगे दोनों के ही एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5 कॉमन हैं, और फिर 6 और 7, यानी मेरे पास A यूनियन B सेट आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मेरे पास आ गया है A यूनियन B। अब मैं आपको A इंटरसेक्शन B करके दिखाता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने इन दोनों सेट्स के अंदर, यानी इन दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ कॉमन लिखने हैं। अब मुझे नज़र आ रहा है कि कॉमन सिर्फ 4 और 5 हैं, तो मेरे पास A इंटरसेक्शन B आएगा 4, 5। अब मैं आपको A माइनस B करके दिखाता हूँ कि A माइनस B किसके इक्वल होता है। A माइनस B का मतलब है A में से B सेट्स के एलिमेंट माइनस कर दें। तो आप जब A में से B के एलिमेंट माइनस करेंगे, या यूँ समझ लें कि जो कॉमन है वो निकाल दें और जो पहले सेट लिखा हुआ है ना उसके लिख दें। यानी A में से जब आप B के निकालेंगे 4 और 5 तो लिखने हैं, जो बचेंगे वो पहले वाले एलिमेंट के लिख देने हैं। तो हमारे पास यानी बच जाएगा 1 2 और 3, यानी हमने 4 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। यानी ये इसका ये मतलब है A माइनस B का, और पहले वाले सेट के आपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं। कॉमन आपने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो निकाल देने हैं। फिर मेरे पास अगर मैं समझाने के लिए B माइनस A करूँ तो यानी अब मतलब ये है कि B में से A को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो कॉमन है वो निकाल दें और जो बच जाएं पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स लिख दें, और वो बच जाएंगे मेरे पास 6, 7, 2 एलिमेंट्स बच जाएंगे। होप कि आपको सेट्स के ऑपरेशंस भी समझ आ गए होंगे। और एक और नोटेशन भी है, वो भी याद रख लीजिए। वो नोटेशन ऐसे है कि अगर लिखा हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट भी एक होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिवर्सल सेट बेसिकली वो सेट होता है जिसके अंदर जितने भी जो सेट्स गिवन होते हैं ना वो उसके सबसेट्स होते हैं, ठीक है। ये जिस टाइम अभी हम वेन डायग्राम करेंगे तो आपको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिर्फ यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो सबसे बड़ा सेट है, जिसके अंदर तमाम सेट्स के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यानी अगर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखें उसकी रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट, A C भी लिख सकते हैं,
ए डैश भी लिख सकते हैं। इन सब का एक ही मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ये यू ऑपरेशन वाला यूनियन वाला यू नहीं है, जबकि ये सेट का नाम है यूनिवर्सल सेट। यू रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल सेट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा यू माइनस ए, यानी यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और अगर इसी में यानी ए और बी के लिहाज से, अगर मैं इन दोनों के लिहाज से अगर यूनिवर्सल सेट बनाऊं, तो यूनिवर्सल सेट लाजमी होगा जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स आ रहे होंगे और वो इससे बड़ा होगा, यानी वो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह होगा। यानी एक यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा कि जिसके अंदर ए और बी के तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, इसीलिए उसका नाम है यूनिवर्सल सेट। और मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट भी एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इसके फ़ौरन बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स में हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट होते हैं कि जिसके अंदर कुछ एलिमेंट कॉमन हो। फॉर एग्जांपल ए और बी के अंदर अब हमारे पास 4 और 5 कॉमन है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको बताता हूँ, वो है बेसिकली वेन डायग्राम के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, शेड करें ये ऑपरेशंस उसने आपको दे दिए सारे, उसने कहा ये परफॉर्म करें यूजिंग द फॉलोइंग वेन डायग्राम। मैं पहले वेन डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ और वेन डायग्राम के ऊपर ही आपको एक्सप्लेन करूँगा ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट और तीसरा सबसेट कैसे, क्या मतलब है ओवरलैपिंग। सबसे पहले आ गया हमारे पास वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन डायग्राम होती है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेट्स की। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो सेट्स थे 1 2 3 4 5 और बी सेट है 4 5 6 7 और ये यूनिवर्सल सेट है। अगर मैं इसी की वेन डायग्राम बनाऊं यानी पिक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं कैसे करूंगा? मेरे पास यूनिवर्सल सेट आपने हमेशा याद रखना है कि आपने उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ लिखना है। ये यूनिवर्सल सेट आ गया, इधर आपने यू लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो दो सेट थे उनको आपने ओवल शेप के अंदर ऐसे लिखना है। ये ए आ गया। अब अगर तो ए और बी में कुछ कॉमन है, अब मुझे पता है कि ये कॉमन है, तो ये इस तरह वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को, वो कॉमन रीजन, ठीक है। ये बी आ गया। अब मुझे पता था ये है 1 2 3, अब मेरा 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा जो कॉमन है, और इसके बचेंगे 6 और 7। और अब मैंने यूनिवर्सल सेट को भी लिखना है। यूनिवर्सल सेट के आ जाएंगे मेरे पास 8 और 9, वो आप कहीं भी इधर बाहर 8 और 9 इस तरह लिख सकते हैं। ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है, इसको कहते हैं वेन डायग्राम, और ये वेन डायग्राम है सिंपल इन 3 सेट्स की। अच्छा, ये है साथ ही मैं इसके ऊपर बता देता हूँ, ये ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है, आपस में। और इसी तरह अगर डिसजॉइंट सेट्स को अगर आप बनाएंगे तो डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उनके अंदर कोई भी कॉमन ना हो। तो कोई भी कॉमन ना हो वो ऐसे बनेगा ए और बी। ये मेरे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ डिसजॉइंट सेट्स। और एक होता है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग एक्सप्लेन कर दिया। सबसेट्स में ये होगा कि अगर ए है सेट और बी उसके अंदर आ जाए, ठीक है, ये है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? आप इसको लिखेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या आप इसको लिख सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये दोनों लिख सकते हैं। ये इसका मतलब होता है इम्प्रॉपर सबसेट, और इसका मतलब होता है प्रॉपर। ये जो सिंबल आपके लिखे हुए हैं इसमें इक्वालिटी नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। बेटर है कि आप इसके लिए ये वाला यूज़ करें, यानी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और अगर इसके मैं आपको सेट्स बना के बताऊं तो वो इस तरह होंगे कि मेरे पास ए आ रहा होगा 1 2 3 4 यहाँ तक, और बी मेरे पास आ रहा होगा सिर्फ, यानी 3 भी आ सकता है और 4 भी हो सकता है।
यानी देखें बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसको इसके अंदर लिखेंगे कैसे, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, 3 और 4 इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तीन ही होते हैं और तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपकी बेस बन चुकी है वेन डायग्राम की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि आपने ए यूनियन और होल है बी इंटरसेक्शन सी, ये एक ऑपरेशन इन चारों पे करना है। यानी ये आपके पास हैं 1 2 3 और 4, ये चारों उसने आपको ऑपरेशंस दिए हैं। ये आपने ये चारों ऑपरेशंस पहले इस पे लगाने हैं, फिर ये चारों ऑपरेशंस इस पे लगाने हैं, फिर ये चारों ऑपरेशंस इस पे, फिर ये चारों ऑपरेशंस इस पे लगाने हैं। तो मैं इन चारों की एक ही दफ़ा क्वेश्चंस लिख लेता हूँ अपने पास, और फिर ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो मैं इसको पॉज करता हूँ और मैं आपको लिख कर बताता हूँ। ओके, मैंने इसके पहले दो लिख लिए हैं और पहले के ऊपर हमने करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यानी सबसे पहले मैं करूँगा बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में मैंने देखना है कॉमन क्या है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू। अब देखें इस सेट में बी और सी के अंदर कॉमन ये वाला रीजन है, तो मैं इसको ऐसे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कह दूँगा कि मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी वर्टिकल लाइन से बी इंटरसेक्शन सी रिप्रेजेंट हो रहा है। उसके बाद मैंने इसको यानी इस पूरे का कॉमन लेना है, यूनियन लेना है ए के साथ, यानी ये मेरा रीजन बी इंटरसेक्शन सी को मैंने यूनियन लेना है ए के साथ। अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे पास ए ये पूरा है, ये पूरा ए है, और इसको मैंने यूनियन लेना है इस कॉमन रीजन के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट डाल के, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँगा ऐसे, ये वाली लाइंस इस लाइंस के साथ ऐसे यहाँ पे। अब मैंने फाइनल आंसर देना होगा, इस तरह मैं बना दूँगा और मैं कहूँगा कि मेरे पास ये वाली लाइंस और ये वाली लाइंस जो आंसर हैं वो इस पूरे का आंसर है। यानी बी इंटरसेक्शन सी जो था वो मेरे पास सिर्फ ये था, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में मेरे पास ये और ये आंसर है। इस तरह आप वेन डायग्राम के ज़रिए आंसर करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी सबसे पहले मैंने बी को यूनाइट करना होगा सी के साथ। तो मैं बी का सी के साथ यूनियन लेता हूँ, वो मेरे पास ये आ जाएगा। ये देखें, ये मुझे नज़र आ रहा है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सारा सी है। ये मेरे पास आंसर आ चुका है बी यूनियन सी का। अब इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लूँ बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, ये मेरे पास आ गई हैं बी यूनियन सी की। अब मैंने ए के साथ इसका कॉमन रीजन लेना है, ठीक है। अब इसके साथ जो मेरा कॉमन रीजन है ए के साथ, उसको मैं ऐसे बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस डाल देता हूँ। अब मुझे बताएं इन दोनों का कॉमन रीजन क्या आ गया, सिर्फ आंसर क्या आया मेरे पास, ये वाला रीजन आ गया। यानी इन दोनों का यूनियन के साथ जब मैंने कॉमन लिया ए के साथ, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला रीजन आ गया। तो मैं इसके आंसर में लिखूँगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लांटेड लाइन जो दोनों हैं मेरे पास, वो इस पूरे ऑपरेशन का आंसर हैं, ठीक है। यानी सिर्फ अगर ये जो फॉरवर्ड लाइंस थी, अब फॉरवर्ड लाइंस के अंदर ये वाली शामिल होंगी। यानी जब सिर्फ फॉरवर्ड लाइंस आप देखेंगे, फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, तो वो बी यूनियन सी के इक्वल होंगी। और उसका जब आप कॉमन देखेंगे ए के साथ, यानी इंटरसेक्शन देखेंगे ए के साथ, तो वो आपको ये मैंने इसके साथ रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब जो इसके बाकी के दो ऑपरेशंस हैं वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वो हैं ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लेना होगा ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
और इसमें हमारे पास ए यूनियन बी पहले है। अच्छा, अब ये है मेरे पास ए बी और ये सी, ये भी ए बी और ये सी। अच्छा, ये बहुत इजी हैं, ये वाले बहुत इजी होते हैं। इसमें आप क्या कीजिए कि ए यूनियन बी वाले जो हैं ये सारे के सारे इसका आंसर बन जाएगा। यानी ए यूनियन बी जब आप करेंगे तो आप फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस ले लेंगे ये, तो आप लिख देंगे ए यूनियन बी इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस आ गई। और जब उसका कॉमन लेंगे आप सी के साथ, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप सी के साथ इसका कॉमन में इस तरह यानी ब्रैकेट डाल दीजिए। तो अब आप यहाँ पर मेंशन कर दें कि मेरे पास ये है दोनों का आंसर, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस भी और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस भी मेरे पास इसका आंसर है। ये बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस आपने यहाँ तक डालनी है, ये इसके साथ ओवरलैप कर गई, यहाँ पे नहीं डालनी, यानी ये सिर्फ यहाँ पे आएंगी। यानी ये और ये हमारे पास आंसर होगा, ये यहाँ तक डालनी है। थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई है, आपने सिर्फ ये सी के इस रीजन के अंदर डालनी है, यानी इस रीजन के अंदर डालनी है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। और वैसे भी मुझे पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर तमाम आ जाएंगे, तो इसलिए ये तीनों को ही ओवरलैप कर दिया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें हमें पता है कि कोई भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल बी और सी में बी और सी में अगर मैं कॉमन ड्रॉ करूं तो मेरे पास यह आ जाएगा। मैं कह देता हूं बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस हो गई, जो मैंने यहाँ पे ये शो कर दी। अच्छा, अब इसका ए के साथ कोई कॉमन है ही नहीं, ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ये और ये देखें अलग-अलग हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी नो शेडिंग, आप लिख दें नो शेडिंग, यानी कोई भी कॉमन नहीं है। और रियलिटी में इसका मतलब होगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे फाई, या फाई लिख दें या एम्प्टी सेट ऐसे लिख दें, या आप उसको सिर्फ ऐसे डाल दें। ये रियलिटी में मतलब है। वन डायग्राम के ऊपर आपने सिर्फ लिखना होगा नो शेडिंग, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखा हमने एक इस क्वेश्चन के ऊपर अभी ये 4 ऑपरेशंस लगाए हैं। अभी हमने ये चारों ऑपरेशंस इसके ऊपर, यही चारों ऑपरेशंस इसके ऊपर, यही चारों ऑपरेशंस इसके ऊपर 1 बाय 1 सारे के सारे अप्लाई करने हैं। तो मैं अब ये पहले 4 दफ़ा ये लिख लेता हूँ, 4 दफ़ा ये लिख लेता हूँ और 4 दफ़ा ये लिख लेता हूँ, ताकि हम इसको क्विकली सॉल्व कर लें। अच्छा, ये मैंने चारों लिख ली हैं और 4 दफ़ा लिखने के बाद ये चारों ऑपरेशंस भी जो मैंने अप्लाई करने हैं इन चारों के ऊपर वो भी लिख लिए हैं। अब चलें इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमने बी इंटरसेक्शन सी लेना है, यानी मेरे पास बी और सी का जो कॉमन है मैं इसको फर्स्ट करने लिख देता हूँ बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस। तो मैं लिखूँगा बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस हो गया। और इसका मैंने यूनियन लेना है इस ए के साथ। ए अब हमारे पास ये है और इसके साथ जब मैं लूँगा तो इसको मैं अब ऐसे फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस के साथ लिख लेता हूँ। तो मेरे पास होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर होगा वो होगा मेरे पास दोनों, यानी बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस भी और फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस भी मेरे पास इस पूरे का आंसर होगा। इसी तरह ये मेरे पास इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप याद रख लीजिए। इसका ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको करना इम्पॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, इसलिए ये एग्ज़ाम में आता है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है बी यूनियन सी। अच्छा, इसके 2-3 तरीके हैं, या तो आप इसको 2-3 दफ़ा लिख लें या आप इसको एक ही दफ़ा में लिख के सॉल्व कर लें, ठीक है। अब मैं चले इसको सेकंड वाले मेथड से करता हूँ कि मेरे पास है बी यूनियन सी, मैंने बी और सी को यूनाइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, बी और सी का ये मैंने ले लिया यूनियन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास आ गई हैं। अब इस पूरे का मैंने कॉमन लेना है ए के साथ। अब ए के साथ जो मैंने कॉमन लिया तो मैं इस पर डाल दूंगा ऐसे डॉट्स, ठीक है। तो मेरे पास अब यानी इन दोनों का मुझे पता है, इन सब का अगर मैं कॉमन लूँ ए के साथ तो मेरे पास सिर्फ यही वाला आंसर आ जाएगा ना, ये आंसर आ जाएगा, यानी कॉमन यही बनता है इस पूरे का इस ए के साथ। तो मैं इसको लिखूँगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू कर दूँगा यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और इसमें ये डॉट्स। इसका मतलब हो जाएगा कि मेरे पास सिर्फ ये वाला आंसर है इसका, ठीक है। और
इसमें जब आप बी यूनियन सी जब इसको इकट्ठा लिख के देख रहे होंगे तो सिर्फ इसके अंदर भी हम ये नीचे वाला सिर्फ फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस ही देख रहे होंगे। नेक्स्ट आ गया मेरे पास, हमने इसका ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है। ये तो अब क्वाइट इजी हो चुके हैं, आपको समझ आ गए होंगे कि हम इसको एक ही दफ़ा में सारे को भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी करें हम। सबसे पहले ए यूनियन बी यानी ए यूनियन बी हमारे पास ये आ जाए, और ये आगे आज हम इसको लिख लें कि ये हमारे पास बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस जो हैं वो ए यूनियन बी हैं, और इसको मैंने अब यूनाइट करना है सी के साथ। जो मैं अब सी के साथ यूनाइट करूँगा तो मैं फिर इसको सिर्फ ये वाला पोर्शन दूंगा ताकि हम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए यूनियन बी यूनियन सी। जब मैंने किया तो मैं यहाँ लिख दूंगा दोनों, यानी बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस भी और फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस इसका आंसर है, यानी ये पूरा आंसर है। कॉमन इन तीनों के अंदर कॉमन हमें पता है कि तीनों के अंदर तो कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हम पहले बी और सी का कॉमन ड्रा कर लेते हैं। वो मेरे पास ये आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास स्ट्रेट लाइंस। और जब मैं इसका इंटरसेक्शन देखूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा नो शेडिंग, यानी इसका ए के साथ कोई ओवरलैपिंग रीजन ही नहीं है, इसलिए कोई भी कॉमन नहीं है। तो मैं कर लूँगा नो शेडिंग, मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट मैंने आपको बताया था इस तरह लिखते हैं, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तब जब सेट्स लिख रहे हो, जब सेट सॉल्व कर रहे हो। ये सिर्फ मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, अदरवाइज जस्ट नो शेडिंग इस पूरे की आपने बता देनी है कि नो शेडिंग कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट को मैं इसको 4 दफ़ा लिख के ये चारों ऑपरेशंस करता हूँ। मैंने ये लिख ली हैं चार दफ़ा, और चारों के ऊपर ये ऑपरेशंस भी लिख ली हैं जो परफॉर्म करने हैं। इसमें आप देखें हमारे पास ए बी के साथ, और यानी तीनों में ऐसे सेट हैं कि तीनों ही एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग है। और इसके ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि सबसे पहले हमने बी इंटरसेक्शन सी देखना है कि हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी जो है वो कैसे होता है। तो मैं बी इंटरसेक्शन सी सबसे पहले ड्रा कर लेता हूँ। वो मेरे पास है, फर्स्ट करें फॉरवर्ड स्लांटेड लाइन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू है मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। उसके बाद मैं इसको ए के साथ यूनाइट कर लेता हूँ, यानी मैं इसको लिखता हूँ ए यूनियन, और इसका आंसर जो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था उसको मैं यूनाइट करता हूँ ए के साथ। तो इसको मैं कर लूँगा इतना हिस्सा सिर्फ ये, और अब मैं लिख दूँगा यहाँ पर कि मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास आंसर हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, यानी ये पूरा, यानी यहाँ से लेकर ये पूरा आंसर है मेरे पास इस पूरे ऑपरेशन का, ठीक है। ये मैं बहुत इजी और यूनिवर्सल मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपका हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको करवा रहा हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन खुद करेंगे। बी यूनियन सी हमारे पास कैसे होगा, बी यूनियन सी हम लिखते हैं हमारे पास सबसे पहले बी और सी में जो कॉमन है वो हम सारे लिख लेते हैं कॉमन, यानी ऐसे ये मेरे पास बी और सी के सारे कॉमन आ गए, यानी मैं लिख लेता हूँ फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास हैं बी यूनियन सी का। और इसको मैं अब लिखता हूँ इस पूरे का आंसर ए के साथ क्या है, यानी ए के साथ इसका कॉमन रीजन क्या है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है ऑब्वियसली कि वो यही वाला है। तो मैं इसके डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे ये डॉट्स डाल देता हूँ, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस के साथ डॉट्स। यानी जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जब फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस हैं तो वो बी यूनियन सी का आंसर है, और फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस के साथ जो डॉट्स हैं यानी कलेक्टिव, और वो इस पूरे का आंसर है। तो यानी मेरे पास आंसर मुझे नज़र आ रहा है ये वाला रीजन, ये देखें ये वाला रीजन मेरा आंसर है। ए यूनियन बी यूनियन सी तो अब इजी है, सारा ही होगा ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो सारे का सारा ही है, आप लिख लें। इसमें एक ही दफ़ा भी आप लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस
ये तो अब इजी है, आप एक दफ़ा भी लिख सकते हैं। ये जो हम दो दो दफ़ा लिख रहे होते थे ना, ये बेसिकली बिगनर लेवल था। और इसका आप लिख सकते हैं कि कॉमन रीजन, ऑब्वियसली ये तीनों का कॉमन रीजन मेरे पास ये वाला है, लेकिन इसको करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं बी और सी का कॉमन क्या है, वो मैं लिख लेता हूँ ऐसे। ये मेरे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन, यानी मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड स्लांटेड लाइन मेरे पास हैं बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। और इसका मैंने अब कॉमन लेना है ए के साथ। अब ए मेरे पास ये पूरा है, इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाला आंसर है, तो मैं इस पर डॉट्स डाल देता हूँ। ये बहुत इजी मेथड है, यहाँ तक मैंने डॉट्स डाले। तो यानी मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो होल आंसर होगा वो मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर दूंगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स, यानी मेरे पास वो ये वाला रीजन आ जाएगा इन तीनों का। और वैसे भी नज़र आ रहा है इन तीनों का रीजन यही है। ये जस्ट हमने सॉल्व करना सीखा है वेन डायग्राम इन सारे सवालों के ऊपर। अब ये हमारे चारों सवाल, ये चार ऑपरेशंस, यानी हमने बेसिकली 16 ऑपरेशंस जो हैं वो करने हैं, 12 हम कर चुके हैं। अब हम यही चारों इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे और फिर देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 बाय द वे मैं इधर ही बता देता हूँ, वो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये क्वेश्चन 1 के ऊपर, यानी क्वेश्चन 1 के इन चारों के ऊपर आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन परफॉर्म करने हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन ये इसी के जस्ट कॉपी है। चलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वो क्या है। मैं अब सारे लिख लेता हूँ इकट्ठे, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। मैंने ये लिख लिए हैं। इसमें हमारे पास ए और बी जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट हैं और सी जो है वो इन दोनों से डिसजॉइंट सेट है। अच्छा, अब हम इन सारों के ऊपर ये वाले बारी बारी जो ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे हमें देता है। चलिए सबसे पहले हमारे पास है बी और सी का कॉमन। बी और सी में हमारे पास कोई कॉमन नहीं है, तो हम कह देंगे नो शेडिंग, यानी बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू नो शेडिंग, यानी कोई भी शेडिंग, कोई भी कॉमन। नो शेडिंग का मतलब है कोई भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब इस एम्प्टी सेट को मैंने यूनाइट करना है ए के साथ, यानी यूनियन लेना है ए के साथ, तो यानी मेरे पास ए ही पूरा आंसर आ जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो जस्ट मेरे पास होगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। थोड़ा सा मैं इकट्ठा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये चारों ऑपरेशंस एक ही जगह पे नज़र आए। मैं थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकता था, यानी पूरा पेज लेके भी कर सकता था, लेकिन उससे आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना बनती। नेक्स्ट है मेरे पास बी यूनियन सी। इसके अंदर जब मैं बी को सी के साथ यूनाइट करूँगा तो मेरे पास, मैं इसमें डाल देता हूँ फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, यानी ये पूरा मैंने ले लिया। बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू मेरे पास आ गया फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, यहाँ रिप्रेजेंट कर दी, यानी ये रिप्रेजेंट करें बी यूनियन सी को। अब इस पूरे का कॉमन लेता हूँ इस ए के साथ। कॉमन ए के साथ कौन सा नज़र आ रहा है मुझे? सिर्फ ये वाला हिस्सा ही नज़र आ रहा है, ये वाला। तो इसमें मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये डॉट्स डाल देता हूँ और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस विद डॉट्स। ठीक है, इसी तरह मेरे पास है ए यूनियन बी। जब आप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। और इसका जब मैं लूँगा अगेन यूनियन, तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगा कि ये बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस, यानी ये और ये इकट्ठे हो गए। तो मैं जब लिखूँगा ए यूनियन बी यूनियन सी, तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर दूंगा कि दोनों, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस भी और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस भी इस पूरे का आंसर हैं। इसी तरह इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो मैं सिंपल इकट्ठा भी करके लिख सकता हूँ कि नो कॉमन, यानी बी और सी में कोई कॉमन नहीं है, नो शेडिंग। जब उसमें कोई कॉमन नहीं है तो ए के साथ भी कोई कॉमन नहीं होगा, तो सिंपल बी इंटरसेक्शन सी भी लिखूँगा, नो शेडिंग, यानी एम्प्टी सेट। और उस एम्प्टी सेट को जब ए के साथ कॉमन लूँगा तो ऑब्वियसली फिर भी मेरे पास एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि उन दोनों में कोई एलिमेंट, एक में एलिमेंट ही नहीं है, यानी इसका एलिमेंट ही नहीं था, इसलिए ए के साथ भी जब यूनाइट करूँगा तो एम्प्टी सेट ही आएगा, तो यानी नो शेडिंग।
इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही मैं अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ ही सॉल्व करवाता हूँ, यानी आपको समझ आए कि हमने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एसोसिएटिव लॉज हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमने सॉल्व करने हैं। अब एसोसिएटिव लॉज क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और इक्वल टू है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब इसमें आपने पहले दो का कॉमन, फिर उसका आंसर सी के साथ, और इसमें सेकंड और थर्ड का कॉमन पहले, और फिर एक ये है इंटरसेक्शन की और ये है मेरे पास यूनियन की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो ये दोनों हमने प्रॉपर्टीज़ लगानी हैं इन चारों के ऊपर, यानी बारी बारी इन चारों के ऊपर लगानी है। तो कुछ की तो मैं करता हूँ, 1 की फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ। 2, 3 और 4 वीडियो को पॉज करके आप कीजिएगा, आई होप कि आप कर लेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस और फॉर्मेट मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ पहले, फिर ये दोनों लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 इसके साथ ही। मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है। ये मेरे पास है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी और सी इसी तरह, यानी मेरे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड के लिए मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है और राइट हैंड साइड के ऑपरेशंस के लिए एक पिक्चर ड्रॉ किया। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑफ यूनियन होल्ड करेगी, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन यानी उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है और इसकी राइट हैंड साइड है, और इसको भी हमने प्रूफ करना है कि ये भी सेट्स के अंदर होल्ड करती है, यानी ये ट्रू है, यानी इन दोनों के आंसर सेम होंगे, वो चाहे आप जिस मर्जी सेट के ऊपर अप्लाई करें। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इट्स ट्रू फॉर सेट्स। ठीक है, इट्स ट्रू फॉर सेट्स, इनके आंसर सेम आएंगे। यानी इस लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है, राइट हैंड साइड के लिए ये ड्रॉ किया है, ये इंटरसेक्शन के लिए, और यूनियन के लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये ड्रॉ किया और राइट हैंड साइड के लिए ये ड्रॉ किया। ये एक क्वेश्चन के लिए है, यानी ये मेरे पास इस एक क्वेश्चन के लिए। इसी तरह आपने रिमेनिंग सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए इसी तरह ये 4 ड्रॉ करनी होंगी। यूनियन के लिए भी 2, इंटरसेक्शन के लिए भी 2, और यूनियन में जब आप आएंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड की, एक राइट हैंड साइड की। होप कि आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि इसको करना कैसे है। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको। हमारे पास है ए यूनियन बी सबसे पहले आएगा, तो ए यूनियन बी हम देखते हैं। ए यूनियन बी, बाय द वे यूनियन तो बहुत आसान होता है करना, आपको पता है सारा ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी करके दिखाना है उसको। अब ए और बी का यूनियन मैं कह देता हूँ, फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस जो हैं वो मेरे पास आंसर है ए यूनियन बी का, सॉरी ए यूनियन बी का मेरे पास फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस हैं। अब मेरे पास इसको मैंने जो इसका आंसर था उसको यूनाइट करना था सी के साथ। अब सी के साथ जब मैं यूनाइट करूँगा तो मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे दिखा देना है ताकि मैं अलग अलग दिखा सकूँ। अब मैं यहाँ पे ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक और रीजन फिर मेरे पास बन जाएगा, फिर मेरे पास 3 आ जाएंगे, एक फॉरवर्ड, एक बैकवर्ड और एक डबल जिसमें एक गॉज आ जाएगी। तो इसलिए मैं इसको सिंपल रखने के लिए सिर्फ इतना ही शेड कर लेता हूँ और इसको दिखा देता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इक्वल टू मेरे पास 2 आंसर्स होंगे, फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस, यानी ये पूरा मेरे पास इस पूरे का आंसर है। ये मेरे पास आंसर है जी लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब ये आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख लीजिए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये यूनियन है। ठीक है, अब पहले इसमें मुझे बी और सी का यूनियन लेना पड़ेगा, तो मैं बी और सी का यूनियन ले लेता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा ऐसे, और मैं लिख दूंगा बी यूनियन सी इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस। ठीक है, और जब मैं इसको ए के साथ यूनाइट करूँगा तो मैं इसमें बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस यहाँ तक ड्रॉ कर दूँगा, तो मैं कहूँगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, वो मैं दोनों को
ऐसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड को इसका दिखा दूंगा कि ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। देखें आप दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय वन डायग्राम, बाय पिक्टोरिकली आपने ये रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये वाली पिक्चर मैंने लेफ्ट हैंड साइड के लिए ड्रा की है और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये लेकिन सेकंड और थर्ड के लिए। और ये है मेरे पास राइट हैंड साइड का, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए और बी का देखूँगा कॉमन क्या है। तो ए और बी में कोई कॉमन है ही नहीं, तो मैं लिखूँगा नो शेडिंग, ठीक है। ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं है तो नो शेडिंग, मेरे पास ये नो शेडिंग आ गया। अब मैं इसका देखता हूँ कि सी के साथ नो शेडिंग का क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू नो शेडिंग। ये बात आप याद रख लें, यानी कोई भी इन तीनों में मुझे नज़र आ रहा है कि कॉमन है ही नहीं, कोई तीनों का कॉमन रीजन नहीं है, तो इसका मतलब नो शेडिंग, ठीक है। ओवरऑल आंसर एम्प्टी सेट इसका। इसी तरह जब आप बी और सी का पहले जब कॉमन देखेंगे तो वो मेरे पास ये आ जाएगा। तो मैं लिख लूँगा बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइन्स। लेकिन इस फॉरवर्ड स्लांटेड लाइन को जब मैं ए के साथ देखूंगा कि कॉमन क्या है, अब ए और इसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू नो शेडिंग, कोई भी आंसर इसका नहीं है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी शेड नहीं है। अच्छा, अब जब इस तरह का होता है ना, उसमें आप फिर ये निकाल देते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है कि जब नो शेडिंग आ रहा हो, कोई भी कॉमन ना हो, फिर आप सिर्फ और सिर्फ यही लिख लेते हैं। ये भी बात आपने याद रखनी है। इसी तरह ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूफ की और ये मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ की, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आप लिख लीजिएगा राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये मेरा क्वेश्चन 3 का एक के ऊपर ऑपरेशन मैंने किया है, सिर्फ अभी इस एक के ऊपर किया है, यानी अभी ये भी रहता है, ये भी रहता है और ये भी रहता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये तीनों क्वेश्चंस को इसी तरह अगेन एंड अगेन इनको सॉल्व कीजिए और आंसर सेम निकालिए। अगर नहीं होगा कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए इसको सॉल्व करके दोबारा दे दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x इक्वल टू ए बी सी डी ई, y इक्वल टू है हमारे पास a c और e, और z है मेरे पास g h i और j, और इस सब के ऊपर हमने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो इनसे पहले उसने हमें वेन डायग्राम दे दी थी। अब हमने इनके ज़रिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। चलिए सबसे पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की न्यू पेज ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है ए बी सी डी ई और ए सी और ई, ए सी और ई, ए इसके अंदर भी है, सी भी है और ई भी है, यानी वाई जो है वो सबसेट है एक्स का, जबकि जी एच आई जे इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, यानी ये डिसजॉइंट हो गए, ये आपस में एक दूसरे के सबसेट हो गए। यानी ये जब मैं ड्रॉ करूँगा इसको तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा कि ये मेरे पास होगा x बड़ा, उसके अंदर ड्रॉ होगा मेरे पास y और z मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब आप इनके लिख लीजिए, z के क्या थे, g h i और j, और x y के पहले मैं y के लिख लेता हूँ a c और e इसके लिख लेता हूँ, और बच जाएंगे मेरे पास b और d, और b और d मैं यहाँ लिख लूँगा, और ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अब मैंने इसके ऊपर ये एक सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वन बाय वन। वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं इसको 6 टाइम बेसिकली ड्रॉ कर लेता हूँ और हर एक के ऊपर इसको करता हूँ, फिर देखते हैं कि ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ज़रा इसको एक दफ़ा ये 6 के 6 ड्रॉ कर लूँ। मैं इन 6 के लिए बारी बारी ये सब ड्रॉ कर चुका हूँ। ये फर्स्ट का हो गया, ये मेरे पास सेकंड का हो गया, ये मेरे पास
थर्ड का हो जाएगा, ये मेरे पास फोर्थ के लिए हो जाएगा, ये फिफ्थ के लिए हो जाएगा और ये मेरे पास सिक्स्थ पार्ट के लिए हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर क्विकली। फर्स्ट का है मेरे पास एक्स यूनियन वाई और इंटरसेक्शन लेना है हमने z के साथ। x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो हम सबसे पहले x का इंटरसेक्शन लेंगे y के साथ। तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो मैं यूनियन लूँगा तो मेरे पास ऐसे आ जाएगा नज़र। तो मैं लिखूँगा x यूनियन y इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास रिप्रेजेंट कर रही हैं x यूनियन y को। और अब इसके साथ मैंने z को यूनाइट करना है तो मेरे पास ये आ जाएगा x यूनियन y ब्रैकेट, यस ये ब्रैकेट भी है यहाँ पे, और इसको लेना है यूनियन z के साथ। तो ये मेरे पास आ जाएगा डबल के साथ, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस दोनों रिप्रेजेंट करेंगी x यूनियन y यूनियन z को। नेक्स्ट है मेरे पास y यूनियन z पहले लेना है, उसका आंसर लेना है हमने यूनियन लेना है x के साथ। तो मैं जब x को यूनाइट करूँगा y को यूनाइट करूँगा z के साथ तो मेरे पास ये कॉमन रीजन आ जाएगा। मैं कहूँगा ये मेरे पास है जी y यूनियन z इक्वल टू मैं कह दूँगा फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, ठीक है। और जब मैं इस पूरे का आंसर x के साथ यूनाइट करूँगा तो अगेन आपने इसको अलहदा से ही रखना है ताकि आपके लिए रिप्रेजेंट करना इजी हो। यानी अब आप कर लेंगे x यूनियन y यूनियन z इक्वल टू हो जाएगा बोथ, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस इन दोनों का आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे पास बेसिकली ये भी अगर आप देखें तो मेरे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है, उसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड है यूनियन की और ये मेरे पास राइट हैंड साइड है। मैंने शायद एक गलती कर दी, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ये बेसिकली यूनियन है। यस ये यूनियन की इंटरसेक्शन यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की लेफ़्ट हैंड साइड है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हमारे पास इसी तरह ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है इंटरसेक्शन की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं, अच्छा अब ये ना भी लिखे ना इसके बीच के अल्फ़ाबेट्स तो भी ठीक है क्योंकि हमने वेन डायग्राम के थ्रू ही करना होता है। तो सबसे पहले हम कॉमन लेंगे x का y के साथ कॉमन रीजन कौन सा है। तो मैं x का y के साथ कॉमन रीजन को ये रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास आ गई हैं x इंटरसेक्शन y। और इसका मैं अब कॉमन ले लेता हूँ z के साथ, कॉमन है ही नहीं तो मैं क्या लिखूँगा नो शेडिंग। यानी एम्प्टी सेट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब मैं अब अगेन इस क्वेश्चन के अंदर आपने इसको नहीं लिखना, ये ऊपर वाली लाइन को नहीं लिखना, ठीक है। या आप रफ में भी पहले ये वाला परफॉर्म कर सकते हैं, वैसे लिख दें तो गलत नहीं होगा लेकिन बेटर ये है कि आप ना लिखें। y इंटरसेक्शन z, सबसे पहले आपने y और z का कॉमन लेना है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि कोई भी ओवरलैपिंग है ही नहीं यहाँ पे, तो ये मैं लिख दूंगा नो शेडिंग, कोई भी सेट नहीं यानी एम्प्टी सेट। और उस एम्प्टी सेट को जब मैं x के साथ कॉमन लूँगा तो मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यानी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यानी नो शेडिंग। देखिए जब मैंने y और z का कॉमन लिया, y और z दोनों डिसजॉइंट सेट है उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने लिखा नो शेडिंग, कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब मैंने इसका कॉमन लिया x के साथ, अब जब भी मैं एम्प्टी सेट या नो शेडिंग का किसी दूसरे सेट के साथ कॉमन लेता हूँ तो एक सेट अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर इज़ एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन उन दोनों में नहीं है। लास्ट हमारे पास आज के 2 क्वेश्चंस और ये हमारी फिर आज की वीडियो ख़त्म हो जाएगी। x यूनियन y हम पहले लेंगे और x और y को जब हम यूनाइट करेंगे तो ये मेरे पास दोनों आ जाएंगे ऐसे, x यूनियन y इक्वल टू आप लिख लीजिए फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास आ जाएंगी। और इसका आंसर यानी इस पूरे का आंसर मैंने कॉमन लेना है z के साथ।
अब ये आंसर और ये जी दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू नो शेडिंग। ठीक है, यानी कुछ भी इनमें तीनों में कॉमन नहीं है, इस पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए मेरे पास ये आंसर आएगा। इसी तरह अब मेरे पास आ गया x इंटरसेक्शन y। अब सबसे पहले मैंने x और y में कॉमन लेना है, वो मेरे पास ये आ चुका है, तो मैं लिखूँगा x इंटरसेक्शन y इक्वल टू फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस, ये मेरे पास आ जाएगा। और अब मैंने लिखना है इसका, यानी जो कॉमन आया था उसको यूनाइट करना है z के साथ, तो मैं z के साथ जो यूनाइट करूँगा तो मैं ये लिख दूँगा और फाइनल आंसर में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दूँगा, यानी x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल टू बोथ। ठीक है, यानी फॉरवर्ड स्लांटेड लाइंस और बैकवर्ड स्लांटेड लाइंस मेरे पास इस पूरे का आंसर है, यानी ये और ये मेरे पास इस ऑपरेशन का आंसर है, और ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया वेन डायग्राम के थ्रू। होप के आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपके। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आंसर कर दूंगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो शेयर कर दीजिए, मज़ीद कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।